नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भारत के टुकड़े टुकड़े होने का वक्त आ गया है। 9 नई तहरीकों ने जन्म ले लिया है और भारत से अलहदगी का मुतालबा कर दिया गया। भारत के तूल अर्ज़ में इस वक्त दर्जनों अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही हैं, जिनमें कुछ अंदरूनी खुद मुख्तारी और बकिया भारत से आज़ादी की ख्वाहिशमंद हैं। नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत में तो इन इलाकों को नो गो एरिया के तौर पर बरता जा रहा है। इन तहरीकों से जुड़ी खबरों को न सिर्फ भारतीय हुकूमत बल्कि वहाँ का मीडिया भी मंजरेआम पर नहीं लाते, मगर कई निडर, बेबाक और ज़िम्मेदार सहाफ़ियों ने पूरी दुनिया को भारतीय जुल्म व बर्बरियत की वो दास्तानें सुनाई हैं कि भारत माता के पुजारियों का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। अमेरिका तक इसकी मजम्मत करने पर मजबूर हो गया है और भारत को इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक में ऊंचे दर्जे पर फाइज किया गया है। कश्मीर, खालिस्तान और मऊ नवाज तहरीकों के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन भारत की 7 रियासती बहनों में गरीब आवाम पर कैसे कैसे मजालिम ढाए जा रहे हैं, इसके बारे में लोगों का इल्म महदूद है। भारत के शुमाल मशरक में 7 रियासतें वाक़या हैं, जिन्हें 7 रियासती बहनें भी कहा जाता है। इनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। सिक्किम, जिसे अक्सर लोग इन रियासतों का हिस्सा समझते हैं, उनसे हटकर वाक़या है। इन रियासतों का मजमूई रकबा 2,62,230 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि मजमूई आबादी 45,77,02,188 नफूस पर मुश्तमिल है, यानी 45.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है इन रियासतों की। इन रियासतों के लोगों में अक्सरियत बुद्ध मत और ईसाईयत की पैरोकार है। ना सिर्फ उनका मज़हब बल्कि उनकी ज़ुबान, तहजीब व सकाफ़त, रस्म व रवाज और नस्ल तक हिंदू और हिंदुस्तानियों से मुख्तलिफ है। ये चीनी नस्ल के लोग हैं, जिनको खुद भारत के अंदर भी तअस्सुब का सामना है। हिंद चीनी का ये खित्ता, जो भारत, चीन, भूटान और बर्मा के बीच में वाक़या है, माजी में कभी भारत का हिस्सा ना था और आज भी ये भारत के मरकज़ी हिस्से से अलग 22 किलोमीटर की एक छोटी सी तंग ज़मीनी पट्टी, सलीगोरी कॉरिडोर, जिसे दुनिया के नक्शे पर अपनी तंगी और बारीकी की वजह से चूज़े की गर्दन भी कहा जाता है, से जुड़ा है। यहाँ के इब्तदाई आबादकारों का ताल्लुक जनूब मशरकी एशिया से था, जिनके बाद क़ब्ल मसीह के दौर में तिब्बत और बर्मा के लोग यहाँ आबाद हुए। ये हमेशा से ही कबायली इलाका रहा है, जहाँ मुख्तलिफ कबाइल अपने अपने रंग ढंग और अलग अलग सकाफ़तों के साथ एक साथ रहते आए हैं। बरतानवी साम्राज्य ने 20वीं सदी के अवाइल में इन इलाकों को बाकायदा तौर पर रियासतों की शक्ल दी। उस वक्त तक ये इलाके अपने रवायती तिजारती हलीफों भूटान और म्यांमार से कट चुके थे। बरतानवी साम्राज्य में मौजूदा दौर के मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड के लोगों को ईसाई मिशनरियों ने ईसाईयत की तालीम दी और उनको ईसाई बना दिया। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, भारत, बर्मा और चीन के बीच सैंडविच बनी ये रियासत अपने बर्फ़पोश पहाड़ों और ख़ूबसूरत नज़ारों के हवाले से मशहूर है। रियासत के एक बड़े रकबे पर चीन दावा करता है कि ये उसकी मलकियत है। 1962 की जंग के बाद चीन ने इस इलाके पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन जल्द ही अपनी फतह का ऐलान करते हुए चीन मैकमोहन लाइन पर वापस चला गया, जो इंडिया और चाइना की बैनुल-अक़वामी सरहद है। लेकिन आज भी चीन के नक्शों पर यह इलाका
तिब्बत के जनूबी हिस्से के तौर पर दिखाया जाता है। इस इलाके का पुराना नाम शुमाल मशरकी सरहदी एजेंसी था, जिसे 1972 में बदलकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया गया। फरवरी 1987 को इसे यूनियन की बजाय भारत की रियासत का दर्जा मिला। अरुणाचल प्रदेश में बहुत सी अलहदगी पसंद तहरीकें हैं जो बरसों से भारतीय तसल्लुत से आज़ादी चाहती हैं। इनमें नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और अरुणाचल ड्रैगन फोर्स सरफहरिस्त हैं। ये तहरीकें इलाके को आज़ाद और ख़ुद मुख्तार देखना चाहती हैं। अरुणाचल ड्रैगन फोर्स, जिसे ईस्ट इंडिया लिबरेशन फ्रंट भी कहा जाता है, एक मुसल्लह तंजीम है जिसका मकसद एक ऐसी आज़ाद रियासत का क़याम है जैसी ब्रिटिश राज में ब्रिटिश तोला काउंटी थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के साथ असम भी शामिल था। भारत का इल्ज़ाम है कि इन तंजीमों को चीन की हमायत हासिल है। इस इलाके में भारतीय फ़ौजों को न सिर्फ चीन की तरफ से दारअंदाजी का ख़तरा लाहक है, बल्कि वो अंदरूनी मुज़ाहमत से भी नबर्द आज़मा हैं। असम और दीगर रियासतों से अरुणाचल प्रदेश में दाखिल होने के लिए भी ख़ास इजाज़तनामा दरकार है। 7 रियासतों में सबसे बड़ी रियासत असम अपने घने जंगलात, ब्रह्मपुत्रा की वादियों, तेल के ज़खायर, असमी रेशम और चाय के बागात की वजह से मशहूर है। इसको बांग्लादेश और भूटान का बॉर्डर लगता है, जबकि सिलीगुड़ी नाम की एक तंग सी पट्टी असम समेत तमाम 7 रियासतों को भारत से जुदा करती है। 1824 की एंग्लो बर्मी जंग में फतह के बाद ये इलाका ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 में राजा परिंदर सिंह के हवाले कर दिया और 1938 के बाद इसको अपने तसल्लुत में ले लिया। शुरू में असम को बंगाल का हिस्सा बनाया गया। 1906 में इसे मशरकी बंगाल के साथ बंगाल और असम के नाम से अलहदा सूबा बनाया गया। 1937 में असम कानून असम्बली की बुनियाद रखी गई। साथ ही बरतानवी ताजरों ने वस्ती हिंदुस्तान से मजदूरों को यहाँ लाकर आबाद किया और असम की आबादी में कामयाबी से रद्दोबदल किया। बंटवारे के दौरान असम का ज़िला सलहट मशरकी पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। बंटवारे के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने इस सूबे और यहाँ के कबाइल की ताकत को तोड़ने के लिए बार बार तकसीम किया। 1963 में ज़िला नागा हिल्स में तुइनसांग का इलाका मिलाकर भारत की 16 रियासत नागालैंड बना दी गई। फिर 1970 में सतह मुर्तफा मेघालय के लोगों ने पुरजोर असरार पर असम के अंदर एक खुद मुख्तार रियासत बनाई गई, जो 1972 में एक अलहदा रियासत मेघालय के नाम से वजूद में आई। 1972 में ही मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को असम से अलहदा करके अलग रियासत बना दिया गया। जो असम की बहुत बड़ी रियासत सिमट कर रह गई, इससे साफ जाहिर होता है कि ये इलाका मुख्तलिफ कबाइल का है जो वक्तन फ़वक्तन भारत से अपनी आज़ादी और जिसमें अल्फ़ा के 12,000 जंगजू मारे गए और 10 साल तक ये इलाका जलता रहा। अल्फ़ा मुसल्लह कोशिशों के ज़रिए एक आज़ाद असमी रियासत का क़याम चाहती है, जिसमें इसे अवामी हमायत भी हासिल है। 1990 में भारतीय हुकूमत ने इस तंजीम पर पाबंदी लगा दी थी। आज तक इस इलाके में नस्ली फसादात अरूज पर हैं और भारतीय फ़ौज चाह कर भी अपनी रेट यहाँ कायम नहीं कर पाई। म्यांमार के मशरक़ में वाक़या रियासत मणिपुर अपने लोक रक्स और सकाफ़ती रंगों के हवाले से जानी जाती है। बरतानवी राज और इससे पहले यह रियासत एक शाही रियासत थी। मणिपुर ने अंग्रेज़ दौर में बर्मा की बजाय हिंदुस्तान में जम होने को तरजीह दी। 1949 में महाराजा बुद्धा चंद्रा ने रियासत का लहाक भारत से कर दिया, जिस पर मुख्तलिफ रियासती ग्रोहों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। यही तहफ़्फ़ुज़ात आने वाले 50 सालों में रियासत में बदअमनी और अलहदगी पसंद तहरीकों की कार्रवाइयों की वजह बने। 2010 से 2013 के दरमियान इन हंगामों और कार्रवाइयों में हज़ारों अफराद कत्ल हुए। मणिपुर में 53% लोग मीटी कौम
जबकि 20% मुख्तलिफ कबाइल से हैं। हिंदू मत के साथ साथ बुद्ध मत, ईसाईयत और इस्लाम के मानने वाले भी यहाँ बसते हैं। यहाँ मौजूद अलहदगी पसंद तहरीकों की दो अक़साम हैं, कबायली अवाम और शहरी अवाम। तमाम तहरीकें मणिपुर पीपल्स लिबरेशन आर्मी, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और पीपल्स फ्रंट ऑफ मणिपुर की आवाज़ एक ही है। रिपब्लिक ऑफ मणिपुर की आज़ाद रियासत का क़याम बांग्लादेश और असम के दरमियान वाक़या। मशरक़ के स्कॉटलैंड मेघालय को अगर मूसलाधार बारिशों, जंगलात और बादलों की सरजमीन कहा जाए तो कुछ गलत ना हो। रियासत के 70% रकबे पर ऐसे जंगलात हैं जहां भारत में रिकॉर्ड बारिश होती है। ये भारत की वो रियासत है जहां ईसाई अक्सरियत में है। 1972 में असम के खासी, गारो और जैंतिया ज़िलों को मिलाकर रियासत मेघालय का क़याम अमल में लाया गया और हैरत अंगेज़ तौर पर अंग्रेज़ी रियासती सरकारी ज़बान करार पाई। ब्रिटिश राज से पहले भी खासी, गारो और जनीता कबाइल की अपनी अलग अलग रियासतें थीं, जिन्हें पहले असम और फिर सूबा मशरकी बंगाल और असम का हिस्सा बना दिया गया, लेकिन तब भी इस इलाके को नीम खुद मुख्तार रियासत का दर्जा हासिल रहा। शुरू में तो मेघालय के क़याम को एक वसी भारतीय रियासत में अलग कौमियत के इंज़माम की मिसाल के तौर पर बहुत सराहा गया, लेकिन जल्द ही इस गुब्बारे की हवा निकल गई जब मुकामी कबाइल के दरमियान एक कौम के तौर पर हम आहंगी पैदा ना हो सकी और भारतीय कौम परस्ती खासी और गारो कौम परस्तियों के मद्दे मुकाबल आ खड़ी हुई। दूसरी रियासतों में मौजूद कौम परस्ती और लसानियत परस्ती ने आग पर तेल का काम किया। कबाइल के आपसी लड़ाई झगड़ों से हालात मज़ीद ख़राब होते चले गए और मेघालय में मुख्तलिफ अलहदगी पसंद ग्रोहों AMLA NHLC ने जन्म लिया। आबशारों, झीलों, वादियों और पुरानी रसूमात की सरजमीन मिज़ोरम बर्मा और बांग्लादेश की सरहदों के साथ वाक़या है। इसके मैनी है मिज़ो की सरजमीन। दीगर रियासतों की तरह 1972 तक मिज़ोरम भी पहले असम का हिस्सा थी, जब इसे असम से निकालकर एक यूनियन और फिर 1987 में भारत की 23वीं रियासत बना दिया गया। ये भारत की दूसरी कम आबादी वाली रियासत है। रियासत के 95% बाशिंदों का ताल्लुक जनूब मशरकी एशिया से आने वाले मुख्तलिफ कबीलों से है। भारत में सबसे ज़्यादा कबाइल इस रियासत में रहते हैं और मिज़ोरम भारत की 3 ईसाई अक्सरियती रियासतों में से एक है। रियासत में बदअमनी की सबसे बड़ी वजह बाहर से आने वाले असामी लोगों का बढ़ता हुआ असर व रसूख और मुकामी मिज़ो कबाइल का नज़रअंदाज होना है। यहाँ बसने वाले कबाइल हमारस, चकमास, ब्रोस, लाइस और रियांगस हुकूमत से अलहदगी और ख़ुद मुख्तारी का मुतालबा कर चुके हैं। मिज़ोरम फार्मर्स लिबरेशन फोर्स और ज़ूमी इनकलाबी तहरीक बड़े अलहदगी पसंद ग्रोह हैं। आबादी के लिहाज से भारत की सबसे छोटी रियासत नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और बर्मा के दरमियान वाक़ है। इस रियासत में 16 कबाइल रहते हैं जो ज़ुबान, रस्म व रवाज और पहनावे तक में एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। ज़्यादातर आबादी ईसाईयत की पैरोकार है। तकसीम के बाद नागालैंड रियासत असम का हिस्सा था। 1963 में इसे अलहदा रियासत बना दिया गया। अगरचे नागा कौम की खुद मुख्तारी और आज़ादी के भरपूर मुतालबे के बाद इसे अलग रियासत बनाया गया, लेकिन इसके पस पर्दा जहाँ एक तरफ भारत असम की कुव्वत को कम करना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ नागा कबाइल को अपने आइन के तहत लाना चाहता था, लेकिन भारतीय हुकूमत के अज़ाइम पूरे ना हो सके। असम की बगावत जारी है और नागालैंड अलहदा रियासत बन जाने के बावजूद भारतीय आइन को मानने से इनकारी है और यहाँ भी बकिया 6 रियासतों की तरह आज़ादी की ज़बरदस्त तहरीक जारी है। नागा कौम नागालैंड, असम और बर्मा तक फैली हुई है। नागालैंड का इलाका आज़ादी से कबल भी इंतहाई पसमानदा था
لیکن انگریزوں نے اس علاقے کو فروغ عیسائیت کے لیے ترن والا سمجھتے ہوئے ترقی دی اور عیسائی مشنریز نے یہاں کے لوگوں کو تعلیم اور صحت کے بدلے میں عیسائیت کی تبلیغ کی تھی۔ تبھی آج اس ریاست میں میگھالیہ اور میزورام کی طرح عیسائیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ 1947 میں جب ناگا قوم نے بھارت کے ساتھ شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے آزادی کا اعلان کیا، تب بھارت نے کشمیر، حیدرآباد، دکن اور جوناگڑھ کی طرح اس علاقے پر بھی فوج کشی کر دی، جس میں بہت سے ناگا نوجوان مارے گئے۔ لیکن حریت پسندوں کی بھارتی فوج کے خلاف مزاحمت ختم نہ ہوئی اور ایک بار پھر 1955 میں ناگا قوم نے بھارت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ بھارت نے اسے بغاوت تصور کرتے ہوئے ناگا قوم پر ایک بار پھر جنگ مسلط کر دی۔ ناگالینڈ میں بھرپور زمینی اور فضائی کارروائی کی گئی اور کئی دیہات کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں ناگا قوم کے لوگ مارے گئے اور بہت سووں کو سپرد زندان کر دیا گیا، یعنی قید کر دیا گیا۔ ان تمام اقدامات کے باوجود ناگے خاموش نہیں بیٹھے اور احتجاج شروع کر دیا۔ تنگ آ کر بھارت نے 1963 میں ناگالینڈ کو آسام سے علیحدہ کر کے ایک الگ ریاست بنا دیا۔ ناگوں کو بھارت سے نفرت بڑھتی چلی گئی اور یہ بھارت سے سوائے آزادی کے کسی چیز پر سمجھوتے کو تیار نہ تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کشمیریوں کے بعد اگر کسی نے بھارت کو چھٹی کا دودھ یاد دلایا ہے تو بلا شبہ وہ ناگا قوم ہے۔ ناگالینڈ میں ناگا نیشنل کونسل، نیشنل سوشلسٹ کونسل آف ناگالینڈ اور ناگامی فیڈرل آرمی کے نام سے مسلح تنظیمیں موجود ہیں۔ ناگالینڈ کے عیسائی ہونے کی وجہ سے یورپ کے عیسائی ممالک بھی ان کی حمایت کرتے ہیں، خاص طور پر فرانس اور جرمنی، جبکہ ناگا لیڈروں نے نیدرلینڈ میں اپنی جلا وطن حکومت کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ تمام 7 ریاستوں میں ناگالینڈ کی تحریک نہ صرف عسکری بلکہ سیاسی طور پر بھی مضبوط ہے۔ ناگا قوم کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے دشمن کے سر کاٹ کے اسے محفوظ کر لیتے ہیں۔ ناگے بھارت کا سر کاٹتے ہیں یا بھارت ان کا سر کچلنے میں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تریپورہ کی شاہی ریاست وہ آخری ریاست تھی جس نے حکومت ہندوستان سے 1949 میں الحاق کیا۔ اگر نقشے پر نظر ڈالی جائے تو تریپورہ کی ریاست 7 اطراف سے بنگلہ دیش سے یوں گری ہے جیسے کسی ماں نے بچے کو گود میں لے رکھا ہو۔ تریپورہ میں بد امنی اور سرکشی کی تاریخ 1970 سے شروع ہوتی ہے، جب قرب و جوار کے بنگالیوں نے اس علاقے میں منتقل ہونا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ بنگالیوں نے یہاں کے آبائی اقوام اور قبائل کو اقلیت میں بدل دیا، جس کے نتیجے میں نہ صرف ان قبائل کی روایتوں اور ثقافت کو نقصان پہنچا بلکہ ان کی معاشی، سیاسی اور معاشرتی زندگی میں بھی انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ باہر سے آ بسنے والے بنگالیوں کے خلاف ریاست کے لوگوں میں نفرت پنپتی رہی اور آخر تریپورہ کے باسیوں نے بھی اپنی بقا کے لیے ہتھیار اٹھا لیے۔ مارچ 1989 میں یعنی 1989 میں نیشنل لبریشن فرنٹ آف تریپورہ اور 1990 میں آل تریپورہ ٹائیگر فورس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان گروہوں کے قیام کا واحد مقصد صرف بنگالی مہاجروں کا ریاست سے اخراج تھا، لیکن بھارتی حکومت کی ہٹ درمیوں اور ناانصافیوں سے تنگ آ کر ان تنظیموں نے اپنا دائرہ کار وسیع کر لیا۔ شمال مشرقی ریاستوں یا 7 بہنوں کا علاقہ کبھی بھی ہندوستان کا حصہ نہ تھا۔ ہمیشہ سے یہ علاقے یا تو خود مختار رہے ہیں یا ان پر مختلف قبائل اور راجوں نے حکومت کی ہے، اور علاقے کے ایک طرف ایشیا کا منگول حصہ جبکہ دوسری طرف ایشیا کا آرین حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ نہ صرف نسلی طور پر بلکہ مذہبی، معاشرتی، جغرافیائی اور ثقافتی طور پر جنوب مشرقی ایشیا، تبت اور برما سے جڑے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ان علاقوں پر بھارت کے جبری قبضے کا نوٹس لے اور آزادی کی ان تحریکوں کی مالی اور اخلاقی مدد کرے۔ تو معزز ناظرین، آج ہم نے
भारत में उठने वाली 9 नई तहरीकों ने जो जन्म लिया है उस बारे में बात की, और भारत की जो 7 बहनें यानी 7 रियासतें हैं जिन पर भारत की कभी भी तसल्लुत नहीं रहा, जो भारत ने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है, इन सब की तारीख हमने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।